गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अध्ययन करने जा रहे हैं। उपरोक्त पाठ आपके गद्य भाग का अंतिम पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर। आइए पाठ का सार जानते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा आम्बेडकर जी अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे। साथ ही साथ हम सब यह भी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्रसिद्ध इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और समाज शास्त्री के रूप में आप उभरे हैं। राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए आम्बेडकर जी ने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया है। साथ ही साथ इस पाठ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्रस्तुत पाठ आम्बेडकर जी के विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतर है, जिसे जाति भेद का उच्छेद प्रकरण पर आधारित बताया गया है। उपरोक्त भाषण लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के लिए अध्यक्षीय भाषण हेतु तैयार किया गया था, परंतु क्रांतिकारी विचारधारा के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह भाषण प्रस्तुतिकरण से वंचित रहा। तत्पश्चात आम्बेडकर जी द्वारा इस भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवाया गया। तो यह था पाठ का औपचारिक परिचय। आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण पाठ को आम्बेडकर जी ने दो बिंदुओं में बांटा है। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा उन्होंने बताया है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो सबसे पहले हम प्रथम भाग को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें आम्बेडकर जी ने कहा है कि जातिवाद आधारित भेदभाव समाज के और देश के विकास के लिए हानिकारक है। हम देखते हैं कि भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, जहां पर दिन ब दिन शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आम्बेडकर जी ने कहा है कि आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जातिवाद के पोषक के रूप में जाने जाते हैं। यानी ये लोग जाति प्रथा को सही मानते हैं, उसको गलत नहीं मानते। लेकिन अंबेडकर जी ने ये बताया है कि जाति आधारित श्रम विभाजन यानी कि श्रम का बंटवारा, मेहनत का जो बंटवारा है वह अस्वाभाविक होता है और मानवता का भी विरोधी बताया गया है। अंबेडकर जी का ये कहना था कि जाति के आधार पर अगर हम मेहनत का या श्रम का बंटवारा करते हैं तो इसके कारण व्यक्ति की निजी क्षमता का, जो उसके अंदर हुनर छुपा है, जो कौशल छुपा है, उसका निश्चित तौर पर सदुपयोग नहीं हो पाता। तो इस प्रथम भाग में अंबेडकर जी ने जाति प्रथा के आधार पर जब श्रम का विभाजन किया जाता है या श्रमिकों का भी विभाजन किया जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसकी क्या हानियां हो सकती हैं, उसके विषय में इसमें चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं और उन्होंने बताया कि जातिवाद पर आधारित श्रम विभाजन सामाजिक भेदभाव को भी बढ़ावा देता है। वर्ग बढ़ते जाते हैं, ऊंच नीच की भावना लोगों के दिलों में घर कर जाती है और यही कारण है कि समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग जैसे वर्ग बन चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जब हम किसी व्यक्ति को उसके जाति के पेशे में बांधते हैं तो उसकी रुचि को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता। वह व्यक्ति क्या कार्य करना चाह रहा है, उसकी रुचि किस में है, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता और बल्कि वह विवशता के कारण या मजबूरी के कारण अपने उस अपनाए गए पेशे को करता है। और जब हम किसी काम को मजबूरी में या लाचारी में करते हैं या परिवार के दबाव में आकर के किसी कार्य को करते हैं तो कुशलता में भी कमी आती है। व्यक्ति उस काम को उतना खूबी के साथ नहीं कर पाता जितना कि वो अपनी रुचि के कार्य को करता है।
साथ ही साथ नुकसान इसका और भी उन्होंने बताया है कि इससे गुणवत्ता में कमी आती है। समाज में जो कुछ भी कार्य हो रहा है, उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो उसमें भी कमी आती है, और इसके कारण देश और समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक जो विकास है देश का, वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो इसलिए अंबेडकर जी ने इस प्रथम भाग में ये बताया है कि अगर हम व्यक्तियों को जाति आधारित कार्यों में बांटते हैं या उन्हें उस कार्य को करने के लिए विवश करते हैं तो उससे क्या क्या हानियां संभव हैं। इसलिए उनका कहना है कि समाज के सभी सदस्यों को व्यवसाय चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। जहां हम बात करते हैं कि भारत एक लोकतंत्र वाला देश है, इसी पद्धति पर कार्य करता है, मनुष्यों को आज़ादी दी गई है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे यहाँ पर व्यवसाय को चुनने की आज़ादी कई हिस्सों में नहीं दी जाती है। और उनका मानना था कि इससे व्यक्ति की जो क्षमता है उसको विकसित करने का अवसर मिलेगा। तो अंबेडकर जी का कहना है कि मनुष्य को वह काम करना आवश्यक है जिसमें उसकी रुचि हो, न कि वह काम जो उसके खानदानी पेशे से जुड़ा है या उसके पैतृक पेशे से जुड़ा है। इसके स्थान पर उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपनी रुचि से अगर कार्य करेगा तो वो उसमें अपनी गुणवत्ता भी अच्छे से देगा, अपना 100% देने में सक्षम होगा। आगे बढ़ते हैं और पाठ के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां अंबेडकर जी ने कहा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अंबेडकर जी क्या चाहते थे, उन्होंने क्या कल्पना की थी, उनके अनुसार एक स्वस्थ समाज के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, वो उन्होंने इस द्वितीय भाग में बताने का प्रयास किया है। आदर्श समाज की उन्होंने परिकल्पना की और कहा है कि इस आदर्श समाज में 3 तत्व उन्होंने आवश्यक बताए हैं। पहला उन्होंने कहा है स्वतंत्रता, दूसरा समता यानी समानता, और तीसरा उन्होंने बताया है भ्रातृता अर्थात भाईचारा। अंबेडकर जी ने ये कहा है कि हर समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, अर्थात समाज के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन इतना बेहतर तरीके से आए कि समाज के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचने में उसे मुश्किल ना हो, और समाज के सभी सदस्य या हम सभी जो सामाजिक प्राणी हैं वो सब मिलकर के इस परिवर्तन को स्वीकार कर सकें, क्योंकि हर परिवर्तन समाज को और ज़्यादा बेहतर बनाने की तरफ बढ़ता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सबको सभी कार्यों में भागीदार होना आवश्यक है, और इसी के साथ साथ हमारा ये अधिकार भी बनता है कि हमें सभी साधन मिले, अवसर मिलें। उसके पश्चात उन्होंने इसमें 3 तत्वों की यहाँ पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की क्षमता को 3 तत्व मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला तत्व है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा तत्व है सामाजिक उत्तराधिकार, जिसमें मनुष्य के माता पिता की शिक्षा, उनका सामाजिक रुतबा क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सभी बिंदु शामिल हैं। और तीसरा तत्व उन्होंने बताया है मनुष्य के अपने प्रयत्न। अंबेडकर जी ने ये कहा है कि प्रथम 2 बिंदुओं की अगर हम चर्चा करें, यानी कि वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, तो ये मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है, वो इन्हें स्वयं नहीं चुनता, ये उसे पहले से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर बात करें तीसरे बिंदु की कि मनुष्य के अपने प्रयत्न, तो ये उसके वश की बात है, अर्थात इंसान अगर चाहे तो अपने मेहनत के बलबूते पर अपने प्रयासों को बढ़ा करके और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है और सभी को एक समान आगे बढ़ाने में भी सहयोग दे सकता है। तो अंत में उन्होंने यही चीज़ समझाने का प्रयास किया है कि इंसान को अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए, लेकिन वंश और सामाजिकता के नाम पर अगर हमारे साथ असमानता का व्यवहार होता है तो वह अनुचित बताया गया है। तो उपरोक्त पाठ इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा है कि देश इतने सालों बाद जब हम देखते हैं कि आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में जातिवाद को
प्रमुखता दी जाती है और बहुत से शिक्षित और सभ्य कहलाने वाले लोग ही जातिवाद के सबसे बड़े पोषक हैं और यही जातिवाद हमारे समाज को अंदर से खोखला किए जा रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।